हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आर स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द हिंदू इन हिंदी और उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे हमारे एग्जाम की दृष्टि से उसके बारे में। पहला आर्टिकल है शुड स्टेट रिवर्ट टू द ओल्ड पेंशन स्कीम, यानी ये जो आर्टिकल है वो ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम और एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम, एनपीएस मतलब यहाँ न्यू पेंशन स्कीम नहीं है, इनका मतलब यहाँ पे नेशनल राष्ट्रीय पेंशन योजना, इसके बारे में। तो आइए देखते हैं पहले ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम या परिभाषित पेंशन लाभ योजना के बारे में। इसके तहत किसी भी कर्मचारी को जो पेंशन दी जाती थी तो वो पेंशन जो होती थी उस कर्मचारी को प्राप्त अंतिम आय, यानी वो अपने रिटायरमेंट के टाइम पे जो भी अंतिम आय प्राप्त करता था लास्ट में, यानी मान लीजिए अगर किसी को 90,000 दिया जाता था तो उसको पेंशन जो दी जाएगी वो 45,000 दी जाएगी, यानी उसको प्राप्त अंतिम आय का आधा होता था 50%। और ये जो है ओपीएस ये जीवन भर का आश्वासन देती थी, जब तक व्यक्ति जिंदा रहता था तब तक उसको 50% पेंशन के तौर पे मिलता था। इसके महंगाई भत्ते में सेवारत कर्मचारियों की तरफ वृद्धि की जाती थी, यानी जैसे जो भी काम करते हैं इस वक्त सर्विस में होंगे उनको जैसे महंगाई भत्ता दिया जाता है, डीए दिया जाता है, उसी तरीके से पेंशन में भी डीए जोड़ करके दिया जाता था। इसका संपूर्ण खर्च सरकार वहन करती है। इसे 2004 में बंद कर दिया गया। इससे जुड़े मुद्दे क्या क्या हैं तो आइए देख लेते हैं। इसका संपूर्ण खर्च सरकार वहन करती है, इसका सबसे बड़ा पॉइंट है, तो इससे सरकार के ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ता है। इसके लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी जिससे देनदारी आसान हो सके। जैसे एनपीएस में क्या है, तो ये एनपीएस में एक फंड मैनेजर होता है, इसमें कुछ परसेंट जो है अपने आय का और डीए का 10% कर्मचारी देते हैं और उतना ही सरकार देती है। तो इसमें से इसको इन्वेस्ट किया जाता है बाजार में और बाजार से निवेश मिलता है, वो रिटर्न मिलता है, तो उसी से सरकार पेंशन पे कर देती है। तो यहाँ से सरकार के पास एक स्रोत का आय हो जाता है। लेकिन इस वाले ओपीएस में सरकार के पास आय का कोई स्रोत था नहीं और देनदारी बढ़ती जा रही थी लगातार। कुछ राज्यों के कर राजस्व का 1/4 हिस्सा, यानी जितना राज्य सरकारें कर प्राप्त करते हैं उसका 1/4 हिस्सा लगभग 25% ये इसी पेंशन में ही चला जाता है। जैसे हिमाचल प्रदेश का 80% जो है वो पेंशन में जाता है, पंजाब का 35%, राजस्थान के लिए 30% है ये, और आदि। राजनीति से प्रेरित कदम, कुछ विशेषज्ञ जो हैं इसको बता रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित होकर कुछ सरकारें, राज्य सरकारें इसको पुनः लागू करने की बात कर रही हैं। असमान वितरण, अभी आप खुद देखेंगे जो भी है सरकारी नौकरी में, वो बहुत ज्यादा लोग तो है नहीं सरकारी नौकरी में, एक छोटा तबका ही है यार। अपने देश की जनसंख्या 125 करोड़ से भी ज्यादा है और उसमें से कुछ लोग अगर सरकारी नौकरी करते भी हैं तो उनके ऊपर जीडीपी का 12 से 13% खर्च कर देना ये बहुत अच्छी बात तो है नहीं। और उसका ये जो है बाकी सारे लोग का भी तो हक है। तो जो समान संसाधन है हमारे पास उसको सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए। आइए देखते हैं राष्ट्रीय पेंशन योजना या एनपीएस के बारे में। इसको 1 अप्रैल 2004 से जो भी केंद्र सरकार की सेवा में शामिल कर्मचारी होंगे उनके ऊपर लागू किया जाएगा, लेकिन सशस्त्र बलों को छोड़ के, सशस्त्र बलों से मतलब है आर्मी, बीएसएफ, इस तरीके की जो भी पोस्ट है इनको छोड़ करके जो भी केंद्र सरकार की सेवा में शामिल होंगे 1 अप्रैल 2004 से उनके ऊपर ये अब एनपीएस लागू होगा, उनको अब ओपीएस नहीं दिया जाएगा। तो ओपीएस यानी 2003 तक, यानी 31 मार्च 2003 तक जो भी शामिल हो चुके थे केंद्र सरकार की सेवा में उनके ऊपर ओपीएस ही लागू होगा, ओल्ड पेंशन स्कीम ही लागू होगी। एनपीएस की शुरुआत के लिए केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 में संशोधन किया गया था। एनपीएस जो है एक प्रकार की सहभागी योजना भी, जैसे मैंने बताया कि केंद्र सरकार और इसमें कर्मचारी दोनों लोग मिलकर योगदान करते हैं, तो सहभागी योजना यही इसी को कह रहे हैं, जिसके तहत कि एक निश्चित अनुपात यानी कि लगभग 10% कर्मचारी अपने आय और महंगाई भत्ते का इन्वेस्ट करता है और उतना ही सरकार भी देती है। इसके तहत सरकारी कर्मचारी को एक अस्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या आवंटित की जाती है। कर्मचारियों का अनिवार्य रूप से अपने वेतन और महंगाई भत्ते का 10% वही पॉइंट फंड में योगदान करना होता है। सरकार भी समान धनराशि का योगदान करती है। इसको बाजार में निवेश किया जाता है। जो भी ये मान लीजिए मेरी 1 लाख आय है तो इसका 10% यानी लगभग 10,000 रुपए मैं इन्वेस्ट करूंगा और 10,000 ही केंद्र सरकार भी इसको इन्वेस्ट करेगी और इसको मिला करके बाजार में निवेश किया जाएगा और उससे जो रिटर्न प्राप्त होगा उसी से पेंशन दी जाएगी। इसके तहत सेवानिवृत्ति पश्चात कर्मचारी 60%, यानी जब भी सेवानिवृत्ति हो जाएगी, मेरी जॉब खत्म हो जाएगी, तो 60% जो है ये जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसका 60% एक साथ निकाल सकता हूँ और इस पर कोई कर नहीं लगेगा। और उसके बाद जो 40% शेष रह जाएगा उसको फिर से इन्वेस्ट किया जाएगा वार्षिकी में, यानी ये सिस्टम प्लान होते हैं तो उसमें इन्वेस्ट किया जाएगा और इस पे कर लगेगा। निजी क्षेत्र से जुड़े लोग भी एनपीएस का विकल्प चुन सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2019 में केंद्र सरकार ने अपने योगदान 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया, यानी मुझे जो है 10% ही देना है इस फंड में,
लेकिन केंद्र सरकार अब मेरे 10% की जगह 14% देगी मेरे खाते में। इसके तहत न्यूनतम वेतन नहीं, पेंशन, न्यूनतम पेंशन जो है 9,000 प्रतिमाह से लेकर के अधिकतम 62,500 प्रतिमाह तक जा सकती है। यानी इसके जब भी हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो कम से कम मिनिमम तो हमें हर महीने 9,000 पेंशन मिलेगी ही मिलेगी, और अधिकतम जो है ये 62,500 तक जा सकती है। इसका क्रियान्वयन जो है एनपीएस का पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण करता है, PFRDA, और इसकी स्थापना 2013 में एक अधिनियम के द्वारा की गई थी। पुरानी पेंशन योजना को बहाली करने के पीछे के कारण क्या है, लोग इसको क्यों बहाली करना चाह रहे हैं, राज्य सरकार इसको क्यों बहाली करना चाह रही है। सरकार को एनपीएस तथा ओपीएस दोनों के लिए धनराशि देनी पड़ रही है। जैसे अभी ये ओपीएस भी चल रही है जो 2003 तक के लिए शामिल हुए थे कर्मचारी सेवा में, और उसके बाद जो 1 अप्रैल 2004 से शामिल हुए हैं उनके लिए एनपीएस लागू है। तो सरकार दोनों जगह देती है पैसा, इनको भी दे रही है, इनको भी दे रही है, तो उसको भारी पड़ रहा है। बाजार आधारित होने के कारण पेंशन की अनिश्चितता बनी रहती है। अब जैसे कि एनपीएस जो है उसको बाजार आधारित है, तो इसमें पेंशन फिक्स नहीं है। अगर बाजार अच्छा है तो अच्छा पेंशन मिलेगा, बाजार खराब है तो खराब पेंशन मिलेगा। खराब से मतलब कम पेंशन से है। तो ये बाजार के ऊपर टोटली डिपेंड करता है। इसका कोई एक मुश्त या फिक्स नहीं है कि आपको इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। ये बाजार के ऊपर पूर्णतः निर्भर करता है, जैसी बाजार वैसा पेंशन। कर्मचारियों की शिकायत है कि इसमें कम राशि मिलती है। अब जो भी कर्मचारी रिटायर हुए उनको ऐसा लगता है, उनकी ये शिकायत बनी रहती है कि इसके तहत हमको कम पैसा मिल रहा है, और जो कि ओपीएस के तहत हमको ज़्यादा मिलता था। इसमें महंगाई भत्ते को भी नहीं जोड़ा जाता है। मृत्यु की स्थिति में आश्रितों के लिए कोई उपाय नहीं किया गया है। यानी अगर जो कर्मचारी था उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके अलावा उसके ऊपर जो आश्रित लोग हैं, पत्नी, बच्चे या माँ बाप जो भी हैं उनके उससे जुड़े, उनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया इसमें। केंद्र सरकार का क्या मत है, तो केंद्र सरकार ने 2022 में कहा था कि ओपीएस को लागू करने का भी कोई इरादा तो नहीं है। और दूसरे केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री, इन्होंने कहा पेंशन भले बाजार से जुड़ा है, लेकिन क्योंकि एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है पेंशन प्राप्त करना, तो एक अच्छा निवेश एक अच्छा रिटर्न देता है। और अल्पकाल में हो सकता है कि अस्थिरता बनी रहे मार्केट में, हो सकता है कि अल्पकाल में आपको नुकसान हो, लेकिन जब दीर्घकाल में देखेंगे तो अंततः आपको फायदा ही होगा। आगे की राह क्या हो तो उसको देख लेते हैं। इसको राजनीति का मुद्दा ना बनाया जाए, यानी राजनीतिकरण ना किया जाए इस पॉइंट का कि ओपीएस लागू किया जाए या नहीं किया जाए, एनपीएस लागू किया जाए या नहीं किया जाए। वास्तव में इसके निरीक्षण के लिए, एनपीएस के निरीक्षण के लिए एक कमेटी बैठाई जा सकती है जो ये देखे कि एनपीएस को और अच्छे तरीके से, प्रभावी तरीके से कैसे लागू किया जा सकता है, या ओपीएस लागू करना ही ठीक है, दोनों में से क्या सही रहेगा क्या गलत रहेगा। सरकार को कैग की रिपोर्ट 2018 वाली, कैग ने 2018 में एक रिपोर्ट दी थी एनपीएस को लेकर के, जिसमें ये बताया था कि जो राशि का प्रावधान है ना उसको कुछ फिक्स कर देना चाहिए, कुछ मिनिमम फिक्स अमाउंट कर देना चाहिए कि इतना तो कम से कम आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे बाजार अच्छी हो चाहे खराब हो। इसी को अनुसरण करने की बात कही जा रही है। नेक्स्ट आर्टिकल है जो अभी चीतों का पुनर्वास किया गया था, चीता लाए गए थे अफ्रीका से और नामीबिया से, उसके बारे में है। एक्चुअली ये कुनु नेशनल पार्क में अफ्रीका से लाए गए चीतों की मौत हो रही है, कई चीते मर चुके हैं। तो उसी की समीक्षा करने के लिए, उसके बारे में जानकारी देने के लिए कि इनकी मौत क्यों हो रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या इश्यूज हैं, कैसे उनको टैकल किया जाए, कैसे उनको सॉल्व किया जाए, कैसे उनसे निपटा जाए, इसी सब के बारे में जानकारी देने के लिए अभी एक समिति का गठन किया गया है। तो मध्य प्रदेश वन विभाग और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए, इस आर्टिकल में हम आगे इसको एनटीसीए ही बोलेंगे, एनटीसीए को चीतों के पुनर्वास की समीक्षा, प्रगति, निगरानी करने के लिए और परामर्श देने के लिए चीता परियोजना संचालन समिति का गठन किया गया है। कोनो नेशनल पार्क में आए दिन यार चीतों की मौत हो रही है। अभी 2 चीते मर गए थे, उसके पहले एक चीते की मृत्यु हुई थी। तो इसके बारे में विशेष जानकारी देने के लिए इस समिति का गठन किया गया है, और इसको देखना है कि कैसे इनको लेकर के चला जाए, कैसे इनको बचाया जाए, उसी के बारे में समिति है। इसके अध्यक्ष कौन है, तो ये डॉक्टर राजेश गोपाल को इसका अध्यक्ष बनाया गया है, ये याद रखेंगे। इसके अन्य सदस्य भी हैं, सदस्य बहुत ज्यादा थे तो उनको आप याद रखने की जरूरत नहीं है, बस अध्यक्ष को याद रखें। इस समिति के प्रमुख कार्य क्या क्या होंगे तो आप एक ये देख लेते हैं। एमपी वन विभाग, मध्य प्रदेश वन विभाग तथा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी एनटीसीए को चीतों के पुनर्वास की समीक्षा करना है, उसकी प्रगति के बारे में रिपोर्ट देनी है, निगरानी करना उसके ऊपर और परामर्श देना है। इको पर्यटन के लिए चीतों के आवास का निर्माण करना तथा इस बारे में विभिन्न नियमों को सुझाव देना। यानी इको पर्यटन क्या, तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो होता है, पर्यावरण हितैषी, उसको ही बोलते हैं इको पर्यटन। यानी आप ट्रेवल भी जो है, टूर जो है, पर्यटन भी रहे लेकिन इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहे, उसमें इन्वायरमेंट का नुकसान ना हो, इसको इको पर्यटन बोलते हैं। सामुदायिक इंटरफेस के बारे में सुझाव देना और परियोजना की गतिविधियों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना। यानी जो भी समुदाय है, वहाँ पे रहने वाले आसपास के लोग जो हैं वो इसमें भागीदारी लें, इसके बारे में रिपोर्ट देना है, इसके बारे में इस विषय में चर्चा करनी है।
और इसके इंटरफेस यानी इसकी गतिविधियों को बढ़ाना। इसमें इस समिति का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है और जरूरत पड़ने पर इस समिति जो है हर महीने कम से कम एक बैठक तो करेगी ही करेगी। आवश्यकता पड़ने पर किसी विशेषज्ञ की सलाह ली जा सकती है। विशेषज्ञ से मतलब ये नहीं कि वित्त विशेषज्ञ को बुला लेंगे, विशेषज्ञ का मतलब है चीते से जुड़े जो भी हैं उनके बारे में जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ जो हैं उनसे परामर्श लिया जा सकता है। विशेष परिस्थिति में अंतरराष्ट्रीय चीता विशेषज्ञों की सहायता ली जा सकती है। उन्हें भारत बुलाया जा सकता है, उनके साथ डिस्कशन किया जा सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जा सकती है। एनटीसीए समिति को कामकाज की सुविधा प्रदान करेगा और गैर अधिकारी सदस्यों की यात्रा व अन्य आकस्मिक खर्चों भी एनटीसीए ही वहन करेगा। यानी मिला जुला के एनटीसीए के ऊपर ही सारी जिम्मेदारी है कि इसको कैसे लेकर के चलना है, इसके ऊपर जो खर्च होंगे वो भी इसको भी वही उठाएगा। और इस तरीके से सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो है एनटीसीए के तहत कर दी गई हैं। और एमपी वन विभाग यानी मध्य प्रदेश का वन विभाग भी इसमें शामिल है, वो भी इसकी निगरानी करेगा, उसके बारे में जानकारी देगा। क्योंकि भाई एमपी क्यों, तो कूनो नेशनल पार्क जहाँ इन चीजों को रखा गया है वो एमपी में ही है, मध्य प्रदेश में ही है, तो वहां का वन विभाग इन्वॉल्व होना तो जरूरी है, बिना उसके कैसे काम चलेगा। ये यार देखो, चीते लाए गए थे तभी वहां के कुछ लोगों ने सुझाव दिया था कि यहाँ चीते ले तो जा रहे हैं पर हो सकता है कि इनको रखना बहुत मुश्किल हो जाए, इनका सर्वाइव करना, इनका जीवन संकट बना रहेगा। तब हम लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया। हालांकि ऐसा नहीं है कि लाने से पहले इसके बारे में चर्चा नहीं हुई थी या कमेटी नहीं बनाई गई थी या इसके बारे में ये नहीं देखा गया था कि चीते आए रखने लायक हैं कि नहीं है। बहुत सारी स्टडीज हुई थी, तो बहुत सारी स्टडीज हुई थी, इसमें ही लोगों ने ये देखा था, जो विशेषज्ञ थे उसके समिति के सदस्य थे, उन्होंने ये डिसाइड किया था कि कूनो नेशनल पार्क जो है वो बेहतर रहेगा चीतों के पुनर्वास के लिए। क्योंकि जो वहाँ की अफ्रीका की जलवायु है, नामीबिया की जलवायु है, लगभग उसी तरीके की जलवायु जो है कूनो नेशनल पार्क में भी पाई जाती है, सेमी एरिड प्रकार की। लेकिन उसके बाद भी चीतों की मृत्यु होती जा रही है, तो सरकार ने अच्छा कदम उठाया कि उसके बारे में समिति बनाए, उसके बारे में चर्चा करे, उसकी छानबीन करे। ये चीता पुनर्वास परियोजना के बारे में देख लेते हैं। एक्चुअली इसके बारे में 1990 से ही बात चल रही थी। 1990 में ईरान के साथ बात चल रही थी, लेकिन ईरान ने मना कर दिया। भारत में 1949 में जो है ये माना जाता है कि 1949 में एक राजा थे, उन्होंने आखिरी शिकार किया था चीते का। उसके बाद 1952 में भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर चीते को विलुप्त घोषित कर दिया भारत से। उसके बाद से ये होड़ चल रही थी कि चीते को भारत में लाया जाए। तो इसी सिलसिले में 1990 के दशक में ईरान से बातचीत की गई। हालांकि ईरान ने मना कर दिया, नहीं दिया ईरान ने चीते। फिर उसके बाद 2009 में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसके पीछे कार्य कर रहा था, वहां पे भी सफलता नहीं मिली। फिर अंततः 2022 में नामीबिया से 8 चीते लाए गए और 2023 में अफ्रीका से 12 चीते लाए गए, यानी कुल टोटल मिला करके 20 चीते लाए गए। यहाँ पे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। एनटीसीए की 19वीं बैठक 2022 में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत में चीता पुनर्वास के लिए कार्ययोजना प्रस्तुत की गई। इसके पहले 2009 में कार्ययोजना प्रस्तुत की गई थी। सितंबर 2022 नामीबिया से 8 चीते लाए गए। अभी ये जो मैंने बताए सारे पॉइंट्स, यह विश्व में किसी बड़े मांसाहारी जानवर की स्थानांतरण की पहली परियोजना थी। यानी अभी तक इस प्रकार की परियोजना लाई नहीं गई थी कहीं पे, किसी भी देश में ऐसा हुआ नहीं था, दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ था। ये पहली बार भारत में ऐसा हो रहा है कि कोई बड़े मांसाहारी जानवर जो है उसका स्थानांतरण किया जा रहा हो। इन चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में रखा गया था। थोड़ा सा देख लेते हैं राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए के बारे में। ये जो है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का अधीन कार्य करता है। इसका जो गठन हुआ था वो 2006 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करके किया गया था। ये एक सांविधिक निकाय यानी स्टैच्यूटरी बॉडी। स्टैच्यूटरी बॉडी क्या होती है? जिसको लॉ के द्वारा बनाया जाता है, कानून पास करके बनाया जाता है, उसको स्टैच्यूटरी बॉडी बोलते हैं। और जिसका जिक्र जो है वो संविधान में, संविधान के किसी आर्टिकल में, जैसे कि 280 वित्त आयोग, तो ये संवैधानिक निकाय हो जाता है, या निर्वाचन आयोग, तो ये सब संवैधानिक निकाय हो जाएंगे जिसका संविधान में जिक्र है। और जिसका कानून बना के पास किया गया है, जिसको कानून बना के निर्माण किया गया, वो स्टैच्यूटरी बॉडी या सांविधिक निकाय कहलाती है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पर्यावरण मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है यूरोपीय यूनियन तथा कार्बन टैक्स के बारे में। यूरोपीय यूनियन जो है कार्बन सीमा समायोजन तंत्र लेकर के आ रहा है, CBAM, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। इसके तहत क्या है? तो यूरोपीय यूनियन इसके तहत आयातित वस्तुओं के कार्बन मूल्य पर, यानी जो आयातित वस्तुएं होंगी उसके उत्पादन में कितना कार्बन उत्सर्जन हुआ है, कार्बन की क्या लागत है, उसी के बेस पे टैक्स लगाएगा। तो इसी के बारे में बात करते हुए यूरोपीय यूनियन के जो पर्यावरणीय मध्यस्थ नेगोशिएटर, उन्होंने कहा कि भारत को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसका उद्देश्य जो है वो संरक्षणवादी नीति का पालन करना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि कार्बन लीकेज को रोका जाए। और आप यकीन माने, ये मैं नहीं कह रहा हूँ,
ये यूरोपीय यूनियन के जो पर्यावरणीय मध्यस्थ उन्होंने कहा है कि ये आप यकीन माने ये जो है ये WTO के नियमों के अनुरूप होगा, और अगर उसके अनुरूप नहीं है तो इसमें सुधार किए जाएंगे। ऐसा नहीं कि एक बार बन गया तो बन गया, इसमें सुधार की संभावना बनी रहेगी। ऐसा इन्होंने क्यों कहा कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, भारत को, विशेष भारत को ही संबोधन क्यों दिया? तो उसका उद्देश्य, इसके पीछे उद्देश्य यही था क्योंकि भारत से जो है स्टील, एल्युमिनियम और भी चीज़ें, वस्त्र, फार्मा, इन सारी चीज़ों का जो है निर्यात होता है यूरोपीय यूनियन में। तो इससे भारत के व्यापार पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसी वजह से इन्होंने भारत को टारगेट करते हुए बताया ये चीज़। इसमें एक टर्म आया है कार्बन लीकेज। तो कार्बन लीकेज के बारे में जान लेते हैं। मान लीजिए दो देश हैं ए और बी। ए में जो चीज़ें उत्पादित होती हैं, जो चीज़ें निर्माण कर जाते हैं, उसके उत्पादन में कोयले का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे पेट्रोलियम ईंधन का प्रयोग किया जाता है, या जो भी ऐसी चीज़ें प्रयोग की जाती है जो नवीकरणीय नहीं है। और यहाँ पे नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, जैसे सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा आदि का। तो अब यहाँ पे जो लागत है नवीकरणीय ऊर्जा की, अभी वो तुलनात्मक रूप से अधिक है और इनकी जीवाश्म ईंधनों की तुलनात्मक रूप से कम है। तो इसी के बीच जो गैप आता है, इसी को कार्बन लीकेज कहते हैं। इसी कार्बन लीकेज को खत्म करने के लिए यूरोपीय यूनियन द्वारा ये कदम उठाया गया है। आइए जान लेते हैं चर्चा में क्यों था। तो ये मैंने तो बता दिया। उसके बाद है कार्बन सीमा समायोजन तंत्र। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। परिचय। CBAM फिट फॉर 55 इन 2030 पैकेज का एक घटक है जो वर्ष 1990 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कम से कम 55% की कटौती करके यूरोपीय जलवायु कानून का पालन करने की यूरोपीय संघ की रणनीति है। यानी इसके तहत 1990 के दशक में, 1990 के स्तर में जो गैस उत्सर्जन होती थी या कार्बन उत्सर्जन होती थी, उससे 55% कम उत्सर्जन करना है। कब तक? तो 2030 तक। CBAM नीति उपकरण है जिसका उद्देश्य सुनिश्चित करके कार्बन उत्सर्जन को कम करना है कि आयातित सामान यूरोपीय संघ के भीतर उत्पादित उत्पादों के समान कार्बन लागत के अधीन हो। यानी वही जो कार्बन लीकेज वाला मुद्दा मैंने बताया, उसी को लेकर के ये पॉइंट है कि अगर जो बाहर से चीजें आ रही हैं और जो यूरोपियन यूनियन में खुद बन रही हैं, उन दोनों के बीच कीमत की डिफरेंस ना हो, उत्पादन लागत में ज्यादा डिफरेंस ना हो, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में जो चीजें उत्पादित होती हैं उस पर कार्बन लागत लगाई जाती है और बाहर से आयातित वस्तुओं पर नहीं लगाई जाती थी। तो इन दोनों के बीच जो है कीमत का डिफरेंस हो जाता था ज्यादा। इसी को भरने के लिए ये चीज लाई गई है। कार्यान्वयन इसका कैसे है, कौन करता है? CBAM को वार्षिक आधार पर आयातकों को यूरोपीय संघ में आयातित वस्तुओं की मात्रा के साथ साथ उनके निहित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की घोषणा करने पर लागू किया जाएगा। यानी यूरोपियन यूनियन में जो भी है, अब जो आयातक हैं यूरोपियन यूनियन के, जो भी आयात करते हैं सामान बाहर से, उनको ये तो बताना है कि कितनी मात्रा में आयात किया गया सामान। उसके साथ साथ ये भी बताना है कि उसके ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कितना है, ये भी अब बताना पड़ेगा। और अगर उत्सर्जन ज्यादा हो जाता है तो इनको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, यूरोपियन यूनियन एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम भत्ते के साप्ताहिक औसत नीलामी मूल्य प्रति टन यूरो CO2 उत्सर्जन पर आधारित होगा। यानी साप्ताहिक रूप से जितना उत्सर्जन कर रहे हैं आप, उसी की नीलामी होगी। और CO2 का जो कार्बन लागत होगी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की जो लागत होगी, वो यूरो में नापी जाएगी प्रति टन। प्रति टन यूरो कितना रुपए, सॉरी रुपए नहीं, प्रति टन कितना यूरो पड़ रहा है, उसी के बेस पर नापी जाएगी। कार्बन सीमा समायोजन तंत्र, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वही है कि कार्बन उत्सर्जन को कम किया जाए, पर्यावरण को सही रखा जाए। दूसरा है कि फेयर प्रैक्टिस व्यापार में किया जाए। CBAM सुनिश्चित करेगा कि इसके जलवायु लक्ष्य कार्बन गहन आयात के संकट में ना पड़े और शेष विश्व में स्वच्छ उत्पादन को प्रोत्साहित करे। जाहिर सी बात है, जब इस तरीके का नियम लाया जाएगा तो अन्य देश को मजबूरी में अपने यहाँ पे जो उत्पादन होता है उनको स्वच्छ करना पड़ेगा, अन्यथा यूरोपियन यूनियन इसको स्वीकार ही नहीं करेगा, उस पर बहुत अधिक टैक्स लगा देगा, जिससे उत्पादन लागत बढ़ जाएगी और कोई फायदा होगा ही नहीं। इससे बेहतर है कि हम पहले से ही सुधार कर लें। हो सकता है कि वो सामान भी रिजेक्ट कर दे यूरोपियन यूनियन, इससे बेहतर है कि हम पहले से ही सुधार कर लें। थोड़ा सा यहाँ पे लागत ज्यादा पड़ेगी लेकिन आगे चलकर इसमें दिक्कत नहीं होगी। इसका महत्व क्या है? तो ये गैर यूरोपीय संघ के देशों को और अधिक कड़े पर्यावरणीय नियमों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। जाहिर सी बात है, जब वो अपने यहाँ सुधार कर रहा है तो हमें अगर वहां पे कोई चीज आयात करनी है तो हमें भी अपने यहाँ सुधार करनी ही पड़ेगी, हमें क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, नहीं तो वो लेगा ही नहीं और हमारे निर्यात में गिरावट आ जाएगी, जिससे हमारे व्यापार पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ये कंपनियों को पर्यावरणीय संबंधी कम सख्त नियम वाले देशों में स्थानांतरित होने से रोक सकता है। इसके पीछे वजह कि जैसे मान लीजिए कोई अन्य देश है, ये दो देश हैं ए और बी, ये मान लीजिए यूरोपियन यूनियन हो गया, ये कोई अन्य देश है। अब यहाँ पे कार्बन उत्सर्जन के जो नियम है वो उतने टफ नहीं है, यहाँ पे पर्यावरण को उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है या अभी पर्यावरण उतना ज्यादा खराब नहीं हुआ है, लेकिन ये यूरोपियन यूनियन अपने यहाँ तो महत्व दे ही रहा है ना। तो अब यहाँ पे कंपनियां, यहाँ से कंपनियां यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नियम कम सख्त है ए में। इसको रोकने के लिए हो सकता है जब यूरोपियन यूनियन इस तरीके के नियम बना दे तो अब आपको आयात करने के लिए भाई उसको उस प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा, चेकिंग होगी ही आपके सामान की। तो आप चाहे जहाँ रहे, आपका कंपनी कहीं भी रहे, उसका सामान कहीं भी बनाए, चेकिंग तो करेगा यूरोपियन यूनियन। तो हो सकता है कि इस कंपनी ट्रांसफर को रोक दे।
CBAM से उत्पन्न राजस्व का उपयोग यूरोपीय संघ की जलवायु नीतियों का समर्थन करने के लिए किया जाएगा। यानी इससे जो भी राजस्व उत्पन्न होगा, जो भी पैसा मिलेगा, उनके यहाँ का करेंसी है, उनके यहाँ की मुद्रा है यूरो, तो जो भी उसको प्राप्त होगा उसका प्रयोग कहाँ करेंगे, तो यूरोपीय संघ की जलवायु नीतियों का समर्थन करने के लिए उसका प्रयोग करेंगे। इससे अन्य देश भी हरित ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित कर सकते हैं। भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो चूंकि भारत लौह, इस्पात और एल्युमिनियम जैसे उत्पादों का निर्यात करता है, तो इसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है भारत के ऊपर, क्योंकि इनको अतिरिक्त जांच से गुजरना पड़ सकता है और हो सकता है कि भाई इस पे ज्यादा टैक्स लगाएं। भारत द्वारा यूरोपीय संघ को लौह, अयस्क और इस्पात का निर्यात किया जाता है। इन पर 19.8% से लेकर 52.7% पर, देख रहे हो, लगभग 50% तक तो टैक्स ही लगा दे रहे हैं यार। कार्बन कर लगाए जाने से व्यापार पर काफी प्रभाव होने की संभावना है। कार्बन तीव्रता और उच्च शुल्क, इसके तहत क्या, जैसे अभी भी हमारे यहाँ भारत में मैक्सिमम जो उत्पादन होता है विद्युत का या ऊर्जा का, वो कोयले का प्रयोग करके ही होता है। वो यूरोपीय यूनियन से कहीं अधिक है यार। हमारे यहाँ अभी तक 75% जो विद्युत बनाई जाती है वो कोयले का प्रयोग करके ही बनाया जाता है, और यूरोपीय संघ में ये 15% है, और वैश्विक स्तर पर ये 36% औसतन है। तो यार देख रहे ना, अभी हमारे यहाँ 75% कोयले का प्रयोग किया जाता है विद्युत बनाने के लिए। जाहिर सी बात है कि जब उत्पादन करेंगे तो उसमें विद्युत का प्रयोग तो करेंगे ही ना, बिना उसके कहाँ करेंगे उत्पादन। तो इस तरीके से अभी भी हमारे यहाँ उच्च कार्बन लागत है, और जब ये यूरोपियन यूनियन में जाएगा तो वहाँ हमें अधिक टैक्स देना पड़ सकता है। जाहिर सी बात है भाई, जब अधिक उत्पादन लगेगा, कार्बन अधिक उत्सर्जन हो रहा है, तो हमें टैक्स अधिक देना ही पड़ेगा। इस तरीके से हमारे निर्यात पे बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। अतः लौह और इस्पात तथा एल्युमिनियम का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष उत्सर्जन भारत के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि उच्च उत्सर्जन के कारण यूरोपीय संघ को उच्च कर का भुगतान करना पड़ेगा। निर्यात प्रतिस्पर्धा के लिए भी खतरा माना जा रहा है इसे भारत द्वारा, क्योंकि प्रारंभ में तो कुछ वस्तुओं को प्रभावित करेगा, जैसे अभी कहा गया है कि स्टील हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इन सारी चीजों पे करेगा। लेकिन आगे चल के ये पेट्रोलियम उत्पाद पे भी कर सकता है, जैविक रसायन पे भी कर सकता है, फार्मा दवाओं पर भी कर सकता है। इन सारी चीजों पे भी आगे चल के इनको लागू किया जा सकता है। तो हम किस किस जगह इसको देखेंगे, कितना मैनेज करेंगे। एक्चुअली यार मिला जुला के होता है कि जो विकसित देश है ना, जो विकसित कंट्रीज हैं, ये देख नहीं पा रही है हमसे आगे बढ़ना। जब भी अपना तो कार्बन उत्सर्जन कर करके इन लोगों ने पर्यावरण पूरा खराब कर दिया, जब हमारी बारी आई तब इनका टैक्स आ रहा है, नियम आ रहा है, कानून आ रहा है, बहुत सारे सम्मेलन आ रहे हैं, तभी सारा सब याद आ रहा है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि पर्यावरणीय नियमों को ध्यान में नहीं रखना चाहिए या पर्यावरण का क्षरण ऐसे छोड़ देना चाहिए, उस पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। पर्यावरण के प्रति कोई जिम्मेदारी बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा सिर्फ हमारे टाइम पे ये विकसित देशों की एक नीति होती है कि फला फला नियम ला करके और विकासशील देश जो है उनको अभी ऐसे ही रखा जाए। सीबीएम के प्रभाव को कम करने के भारत द्वारा क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, तो डिकार्बोनाइजेशन सिद्धांत। डिकार्बोनाइजेशन का मतलब है कार्बन उत्सर्जन में कमी, या साफ साफ कहें तो CO2 के उत्सर्जन में कमी करना। जैसे अभी भारत PLI प्रोडक्टिव लिंक इंसेंटिव स्कीम करके स्कीम चला रहा है। इसके तहत जो है उत्पादन में कुछ सहायता दी जा रही भारत सरकार द्वारा, जिसके तहत स्वच्छ ऊर्जा हो गया, नवीकरणीय ऊर्जा, इन सारी चीज़ों के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सहायता दी जा रही है, जिससे कार्बन उत्सर्जन कम होगा। कर कटौती के लिए यूरोपीय संघ के साथ समझौता वार्ता कर सकता है, या भारत अभी भी यूरोपियन यूनियन से द्विपक्षीय व्यापार के तरीके से बात कर सकता है, द्विपक्षीय समझौता कर सकता है कि अभी भी हमारे यहाँ इतने सारे कोयले का प्रयोग हो रहा है 75% लगभग, जिससे हमारी लागत बढ़ जाएगी, इससे हमारे व्यापार पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के भारत द्विपक्षीय समझौता कर सकता है, वार्ता कर सकता है, जिससे अंततः हो सकता है कि भारत को फायदा हो जाए। स्वच्छ प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण, यानी ऐसे जो भी टेक्नोलॉजीज हैं, नए जो भी टेक्नोलॉजी बन रही है जो स्वच्छ हैं, उनका हस्तांतरण करे, यूरोपीय यूनियन से कुछ ले, कुछ उनको दे, कुछ विकसित देशों से ले जो जिसका ये प्रयोग कर रहे हैं विकसित देश। हरित उत्पादन को प्रोत्साहन, हरित उत्पादन को प्रोत्साहन देना ही चाहिए। मान लीजिए अभी शुरुआत में ये थोड़ा सा महंगा पड़ रहा होगा, लेकिन आगे चल करके यही काम आने वाला है। अब जो भी विश्व परिदृश्य उसके अगेंस्ट तो हम जा करके काम कर नहीं सकते, तो आगे जितना भी काम आएगा हरित ऊर्जा ही काम आएगी। तो इस पर काम करना अभी से शुरू कर देना चाहिए भारत को। और ये जो यूरोपियन यूनियन का CBAM है, ये 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाला है। तब तक हमें अपने स्तर पे कुछ सुधार कर लेना चाहिए, कुछ द्विपक्षीय वार्ता से सुधार कर लेना चाहिए यूरोपियन यूनियन से, कि टैक्स जो है थोड़ा सा अभी कम लगाए स्टार्टिंग फेज में, या ऐसे कुछ बात करके हम काम चला सकते हैं अभी। और अपने स्तर पे तो सुधार करना ही चाहिए, पर्यावरण को ध्यान में रखना ही चाहिए। ये कुछ वन लाइनर है जो अक्सर स्टेट PCS या वनडे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे पहले खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का आयोजन मुंबई में किया जा रहा है, क्योंकि ये पहला तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें सहायता करेगा IIT बॉम्बे। हैदराबाद में मेगा योग महोत्सव का आयोजन किया गया,
एक्चुअली आप सभी को पता है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, तो उसके पहले ही इस तैयारियां की जा रही हैं। तो हैदराबाद में मेगा योग महोत्सव मनाया गया। शराब पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी देने वाला आयरलैंड दुनिया का पहला देश बन गया है। जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। सौरव गांगुली त्रिपुरा के टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। नामदेव शिरगांवकर भारतीय ताइक्वांडो के अध्यक्ष बने। डॉक्टर के गोविंदराज को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। टाइगर शार्क 40 अमेरिका और बांग्लादेश के बीच नौसेना ड्रिल अभ्यास है।